Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Indian Military History Podcast. I am Vikram Dalal, and we have with us our favorite infantry officer, Colonel S.K. Dalal from the Indian Army, also my father. Welcome to the show, Dad. Thanks a lot, Vikram. Nice to be with you again. And good morning, good evening, friends. Have a lovely day. Yeah. Awesome. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। तो आज हम जो दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मिडल ईस्ट में जो है इट इज बेसिकली लाइक स्टेटस को, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ से वहाँ अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स आ रहे हैं। नथिंग रियली सिग्निफिकेंट और ड्रास्टिक हैज हैपेंड। A lot of changes are happening on the Ukrainian front. A lot of palace coup, Zelensky, Zelensky के बीच में काफी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और उसके बाद हम अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसके ऊपर उसमें जाएंगे हम। साथ में विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स। व्हाट इज ब्रिक्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं टू द ग्लोबल अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड फाइनली विल बी क्लोजिंग ऑन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। इमरान खान हैज बीन सेंटेंस्ड टू जेल, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आर्मी, उसमें क्या आर्मी का क्या रोल है, पाकिस्तान आर्मी का, who will be the winners, who will be the losers. So इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है एंड स्पेसिफिकली यूक्रेन में क्या क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वर्ल्ड अफेयर्स एंड देन गो इनटू यूक्रेन। Can we start with BRICS first? Is it Oh, okay? okay. Or I'm sorry. Okay, let's, yeah. maybe that's a much better way of going about it. Let's start with BRICS first, and then we can pivot into Ukraine from there. Okay. Now we'll go to BRICS. BRICS क्या है कि पिछले कुछ सालों से पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन में बदलाव आ रहे हैं और ब्रिक्स भी अब काफी मतलब इसका न्यूज काफी हाईलाइट हो रहा है अभी और ब्रिक्स में एक्टिविटी काफी पकड़ ली है। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स इज एक 5 कंट्रीज हैं जो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम ब्रिक्स है। ब्रिक्स जैसे कि नाम है उसी के साथ साथ उनके कंट्रीज के नाम है। ब्राजील विद बी, रशिया, इंडिया, चाइना। ये 4 कंट्रीज पहले ऑर्गेनाइजेशन में 2009 में इन्होंने पहले ब्रिक की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है कि देयर वाज अ बिग इकोनॉमिस्ट जिम ओनील। उन्होंने ब्रिक का नाम का फॉर्मुलेशन किया था 2001 या 2000 में, 2001 या 2002 में, उसके आसपास। उसके 8-9 साल के बाद धीरे धीरे लोगों ने इस उनकी बात को पहचाना। उनका ये कहना था कि ये 4 कंट्रीज हैं जिनके अंदर की फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले सालों से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और ये कंट्रीज जो हैं, अगर आप नक्शा दिखा सकें एक बारी वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैप। Sure. You can continue. आ जाएगा मैप? हाँ, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ सेट। हाँ। जिम ओनील का कहना था कि ये कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और आगे भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, ये कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम दे सकते हैं वर्ल्ड को। उसके ऊपर इन कंट्रीज ने वर्कआउट किया और 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक के नाम से खड़ी होगी। 2010 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, तो उसका नाम एस और जोड़ दिया, उसके अंदर ब्रिक्स हो गया, BRICS। दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली स्टैंड्स। जैसी ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई तो वेस्टर्न कंट्रीज को एक चैलेंज महसूस हुआ। चैलेंज किस चीज को था? वेस्टर्न कंट्रीज की जो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रोल था उसके ऊपर, उसको चैलेंज किया करता है ब्रिक्स। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो रशिया और ब्राजील, साउथ अमेरिका में ब्राजील, रशिया एंड चाइना एंड इंडिया। इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, रशिया, रशिया, यहाँ पे साउथ ब्राजील अमेरिका में ब्राजील और यहाँ पे एंड साउथ अफ्रीका।
हम्म, नाउ ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को के अंदर जो है इनका इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। ये कंट्रीज इनकी आपस की इकोनॉमीज भी ऐसी है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। हम्म, अब इनको इनसे थ्रेट क्या है अमेरिकन को और वेस्टर्न वर्ल्ड को, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 1951 में सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट की यूएसए ने कि आपका पेट्रोल जो है उसको डॉलर्स के अंदर बेचा जाएगा, और तब से पेट्रो डॉलर का वर्ड वर्ल्ड में निकला, और डॉलर्स बिकेम द इंटरनेशनल करेंसी फॉर ऑल पर्पसेस। यानी कि सभी कंट्रीज 1973। 1951 में हुआ था शुरू में ये, ओके। लेकिन 1973 के बाद जब ऑयल बूम आई, हम्म, जब ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इकट्ठे हुए, उन्होंने ऑयल प्राइसेस हाइक कर दिए 1973 में, तो हम्म, उसके बाद इसके बेनिफिट्स ज्यादा हुए। ओके। लेकिन वर्ल्ड के अंदर पेट्रो डॉलर इसका नाम पड़ गया फिर। पेट्रो डॉलर का सिस्टम 1951 से ही चालू हो गया था, और वर्ल्ड के अंदर डॉलर वाज हैज बीन दी करेंसी जिसके बेसिस पे सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी जो है वो डॉलर रही है। हम्म, अब ब्रिक्स का मकसद क्या है कि वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम, एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम वर्ल्ड के लिए खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें कि डॉलर के थ्रू ट्रेड ना हो, और ट्रेड कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने जो उनके करेंसीज हैं उसके अंदर ट्रेड करें, और जिसको कि कंट्रोल सेंट्रली बाय द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे किया जाए, उनका आपस में रेट वगैरह उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन किया जाए उसका। नो ब्रिक्स 2010 में 5 कंट्रीज शामिल हो गए थे इसके अंदर। इन कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी बढ़ती रही है शुरू से ही। अगर आप 1980 से 2010 तक का देखें तो चाइना की ग्रोथ रेट वाज अबाउट 8 to 10%। हम्म, मैसिव ग्रोथ रेट थी चाइना की उस टाइम पे। इंडिया की भी ग्रोथ रेट उस टाइम पे 7%, 8% रही है उस दौरान, और अब भी इंडिया की ग्रोथ रेट 5% के आसपास है। ये कंट्रीज जितने भी हैं, इनमें अगर आप ब्राजील को देखें तो ब्राजील और रशिया, ये दोनों कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल्स की भरमार है। मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इनके पास अबंडेंस में है। इसके अलावा इंडिया और चाइना के पास आईटी सेक्टर का टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, आईटी सेक्टर की एजुके लाइक इंजीनियरिंग एंड आईटी का मैन पावर, जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे उसको। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर भी इस तरह के उनके पास भी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, गोल्ड वगैरह बहुत हैं। ये हम्म, चारों कंट्रीज मिला के तकरीबन 40% के आसपास इनका पॉपुलेशन बनता है वर्ल्ड का। हम्म। और ये अनुमान है कि तकरीबन 2050 तक इन इन कंट्री ब्रिक्स 5 कंट्रीज का जीडीपी विल बी 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। ये असेसमेंट है इकोनॉमिस्ट्स की। इसमें दो चार चीजें हैं, राइट? जी। कि सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका को, इफ यूएस डॉलर रिमेन्स टू बी द वर्ल्ड्स करेंसी, उसका अमेरिका को बहुत फायदा होता है, क्योंकि एवरीवन वांट्स यूएस डॉलर्स एट ऑल द टाइम्स। तो अमेरिका जो है इतना डेफिसिट स्पेंडिंग जो करता है, उसकी वजह से इनको inflation नहीं आती, because everyone wants the US dollars. It's not, if they are printing money, या it's not only them who are consuming it, everyone else is. So their inflation gets democratized in a way कि सबको वो evenly spread out हो जाती है। दूसरा ये है फायदा कि if they want to put sanctions on any country, they're able to suppress any country that is not working in accordance to their foreign affairs, और जो भी उनकी strategies है, उनके interests है, उन पे सैंक्शंस डाल सकते हैं। एंड द ग्लोबल साउथ, स्पेशली द ब्रिक्स, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको इनकी वजह से बहुत थ्रेट है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर कमिंग अप, एंड एनी राइज, एनी सुपर पावर will be threatened by a lot of these rising powers that may depose it from the throne of the quote unquote superpower, the number one status, or even come close to it. So isn't that one of the other reasons कि भाई ब्रिक्स का मतलब साथ में मिलना बहुत important हो जाता है? एंड देन आर दे देयर टॉक्स अबाउट द ब्रिक्स करेंसी आल्सो, आपको क्या लगता है उसके बारे में? क्योंकि दैट होल पॉइंट अबाउट द ब्रिक्स करेंसी is to offset the influence that the US dollar has on the world trading system.
एंड उसको ऑफसेट करने के लिए भी हमारे या पास ऑल्टरनेट मीन्स भी होंगे पहले ट्रेड करने करेंसी के की लिए। बात कर लें। ब्रिक्स कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया अभी तक कि हम गोल्ड बेसिस पर ट्रेड करेंगे, हम्म, यानी कि सबके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं और गोल्ड विल बी एट द बैक ऑफ ऑल द ट्रेड व्हिच इज गोइंग ऑन। राइट। So presently they are focusing on the gold based, trading गोल्ड, activities, and या गोल्ड, the trade will be गोल्ड बैक between करेंसीज। trade जो है वो आपस में अपने अपने करेंसीज के अंदर एक्सचेंज में होगा। राइट। ओके, ना गोल्ड की बैकिंग होगी हर एक कंट्री की करेंसी के पीछे। दिस इज व्हाट प्रेजेंटली सिस्टम इज। अभी इन्होंने कोई अपनी करेंसी निकालने का कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई कंट्रीज है जिन्होंने जो एग्री हो गया कि युआन के अंदर, चाइनीज करेंसी युआन के अंदर हम ट्रेड करेंगे। अब दूसरी बात आती है सैंक्शंस की। यूएसए ने अब पेट्रो डॉलर लगा के यूएसए ने कंप्लीट वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। जिस भी कंट्री को चाहे उसका, जैसे हुक्का पानी बंद कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे ही उसका राशन पानी जो है वो, उसका ट्रेड वगैरह सब ब्लॉकेट कर देते हैं, कोई सैंक्शंस लगा देते हैं उनके ऊपर। जैसे कई साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं 1979 की इनकी रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है। इसी तरह अभी जब यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ तो रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा दी। इन्हीं सैंक्शंस के को बाईपास करने के लिए या इनको नकारा करने के लिए ही ब्रिक्स बेसिकली खड़ा हुआ था। अगर अमेरिकन ठीक ठाक सबके साथ कोऑपरेटिव तरीके से व्यवहार करते तो हो सकता है कि ब्रिक्स की जरूरत ही ना महसूस होती लोगों को और ब्रिक्स खड़ा ही ना होता ये से। आज के दिन हालत ये आ गई है कि डॉलर को खतरा हो गया, सीरियस खतरा हो गया, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी को टक्कर दे रही है, रशियन मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग हो गई है, और कमोडिटीज, मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज रशिया के पास, ब्राजील के पास भरमार है। कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट इंडिया और चाइना में बहुत है, तो वहां से रॉ मटेरियल्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन होती है, और ये इनका आपस में ट्रेड काफी हो जाता है। और इनको ज्यादा भार उतना, इनको आपस में अगर ट्रेड इनका ठीक चल रहा है नॉन डॉलर सिस्टम पर, तो डॉलर की अपने आप से वैल्यू डाउन हो जाती है। राइट। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि, सॉरी, कैन वी कंटिन्यू और यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अगर किसी भी एक ट्रेडिंग सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3-4 चीजें चाहिए, राइट। आपको रिसोर्सेज चाहिए जो कि ब्रिक्स के पास है, आपको आपको मैन पावर या फिर सर्विसेज चाहिए जो कि मैन पावर और सर्विसेज चाइना और इंडिया के पास है, राइट। आपको एक मार्केट चाहिए, आपके पास यहाँ पे मार्केट भी इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब मार्केट भी सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द consumption, the production, all of it, it's being taken care of within the ecosystem of BRICS itself. Yes. Right. So they are sort of becoming a self-sustaining entity by its own. Yes. Right. Okay. Okay. अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दी अपनी इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। इसको 2 इंस्टीट्यूशंस ब्रिक्स ने खड़ी कर दी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके अंदर की अभी फिलहाल $300 बिलियन है रखे हुए हैं, और उसके अंदर से ये लोन्स दे रहे हैं कंट्रीज को, ताकि ये कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। तकरीबन $30 बिलियन उसके अंदर से इंडिया में आए हैं, इंडिया में लगे हुए हैं इसी प्रोसेस के थ्रू ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा इन्होंने कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स किया है विद इन दी ब्रिक्स, कि अगर कोई जरूरत पड़े, इमरजेंसी आए, तो हम कंटीजेंसी रिजर्व्स रखेंगे, ताकि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि दोनों यूएस कंट्रोल्ड हैं, इनके IMF और वर्ल्ड बैंक को, ताकि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास इन कंट्रीज को ना जाना पड़े। IMF और वर्ल्ड बैंक को बाईपास करने की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर अमेरिका कंट्रोल्ड। जो अमेरिका की पॉलिसी के साथ एग्री करते हैं कंट्रीज, उनको IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देता है, और जो नहीं एग्री करते उनको IMF और वर्ल्ड बैंक WB लोन नहीं देता है। और इसके अलावा वो शर्तें इतनी रख देते हैं उन कंट्रीज के ऊपर, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस रख देते हैं कि उन कंट्रीज को लोन के साथ जो है वो कंट्रीज की इकोनॉमी डूबती चली जाती है, और उन कंट्रीज के इकोनॉमी कभी उभर नहीं पाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर काफी कंट्रीज परेशान है। इट इज नॉट दैट कि ये 5 कंट्री परेशान है, बहुत से कंट्रीज परेशान है इसी चक्कर में, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इन्होंने पूरे
वर्ल्ड के ऊपर एक बड़ा सख्त कंट्रोल किया हुआ था, और उस कंट्रोल के अंदर लोगों का कंफर्ट लेवल कंट्रीज का काफी लो था। और दैट वाज द मेन रीजन कि लोग इनको महसूस हुई कंट्रीज को कि हमें एक अलग सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, और जब इनके पास इतनी ताकत हो गई कि हम खड़ा कर सकते, तो इन्होंने खड़ा करने की तैयारी कर ली। राइट। 3-4 दिन पहले ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस ब्रिक्स के थ्रू फर्स्ट ट्रांजैक्शन की गई है। $13.5 मिलियन की यूएई ने चाइना को इस प्रोसेस के थ्रू, इसमें बैंकिंग सिस्टम्स आते हैं, इसमें रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक्स आते हैं कंट्रीज के। जब ये ट्रांजैक्शन होती हैं तो ये ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, रिजर्व बैंक्स के थ्रू और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाते हैं। तो उन्होंने अपने जो कंट्रीज के बैंकिंग सिस्टम्स है और सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू इन्होंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन यूएई की, इन्होंने $13.5 मिलियन के भी कुछ ही दिन पहले की है। और धीरे धीरे ये ट्रांजैक्शन, ये उन्होंने यूएन में मनी पेमेंट की है चाइना को। धीरे धीरे कंट्रीज, सारे के सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ ऑल पेमेंट्स विल बी मेड, जो कि उनकी रिस्पेक्टिव करेंसीज के अंदर। दिस इज द राइट। ओके। इसके ऊपर थोड़ा सा अभी हम ब्रिक्स प्लस पे भी बात कर लेते हैं। इस बार जो अभी जो मेंबरशिप है वो रशिया की है, और अभी लॉट ऑफ कंट्रीज, इनफैक्ट कंट्रीज जो कि स्वॉर्न एनिमीज हैं लाइक ईरान एंड सऊदी अरेबिया, दे हैव आल्सो जॉइंड दैट कोलिशन ब्रिक्स प्लस। इसके ऊपर बोल देते हैं पहले। राइट। 1 जनवरी 2024 को 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन कर लिया है। मैप के अंदर अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया, कैन यू पॉइंट आउट सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ये चारों मिडिल ईस्ट के और ये रेड सी के चारों तरफ है ये कंट्रीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये इथियोपिया, ये आप लगा लो, ये रेड सी हो गया, सुएज कैनाल यहाँ पे हो गया, ये सब यहाँ पे। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान, ये चारों कंट्रीज इसी रेड सी के इर्द गिर्द हैं। और इन्होंने अब 1 जनवरी 24 से इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। सो ब्रिक्स नाउ विल बी कॉल्ड ब्रिक्स प्लस। अब इसके अंदर कुछ कल 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर डाला गया यूएसए के द्वारा, तो सऊदी अरेबिया पीछे हट गया है। लेकिन जो सुनने में आ रहा वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये सब बात प्रेशर के अंदर ज्यादा नहीं आया है, और उसने एग्री किया कि नो, वी विल कंटिन्यू विद ब्रिक्स प्लस, हम इसमें शामिल होंगे। लेकिन हो सकता है कि सऊदी अरेबिया थोड़ा टाइम लगा शामिल होने में, लेकिन यूएई, ईरान, ये तो रेडी है ही है। ईरान के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन उनको रिमूव्ड फ्रम द वर्ल्ड सिस्टम, तो उनके लिए तो अब इसके अंदर आप देखें तो यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये तीनों अमेरिका के सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। ये अमेरिका सपोर्टेड कंट्रीज हैं, लेकिन ये तीनों ब्रिक्स में प्लस में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमी का शिफ्ट आ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में एक शिफ्ट आ रहा है। अभी वर्ल्ड ऑर्डर एक अमेरिका कंट्रोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से हटके अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहा है, जिसके अंदर की ये चाहते हैं कि जैसे इंडिया है, इंडिया भी यही कर रहा है कि दोनों बोट्स के अंदर पैर रखे हुए हैं। अमेरिका और वेस्ट के साथ भी उनका ट्रेड चल रहा है इंडिया का, और ब्रिक्स के अंदर भी इनका ट्रेड चल रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ये कंट्रीज भी यही चाहते हैं कि हम एक ही जगह क्यों रहें, हम दोनों जगहों से फायदा उठाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और यही फायदा उठाने के लिए इन्होंने ब्रिक्स प्लस के अंदर ज्वाइन करने का फैसला किया है। इट इज बेसिकली ये, अब इसको जियोपॉलिटिकल तो हो जाएगा बाद में, लेकिन प्रेजेंटली ये सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे ब्रिक्स प्लस चल रहा है। इसके अंदर कोई जियोपॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स है, जियोपॉलिटिक्स का इसके अंदर हिस्सा नहीं है। बट इन 4 कंट्रीज का यहीं पे, इसी 5 कंट्रीज का रेड सी के चारों तरफ ज्वाइन करने का से क्लियर दिखाई देता है कि रेड सी और मिडिल ईस्ट का एरिया ये अगले कुछ दिनों तक एक वॉर जोन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यहाँ टेंशंस काफी ज्यादा हो रही है। इसमें 2-3 सवाल। एक पहला पॉइंट तो ये कि हाँ, मेरे दिमाग में वो फ्रेज आया कि भाई हवा का रुख बदल रहा है, तो उसके साथ साथ ये सारी कंट्रीज बह रही हैं, राइट। दूसरा ये कि इसमें सवाल ये है कि ये रेड सी के इर्द गिर्द इसका कोई डीप मतलब है क्या कि भाई आप इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, ये सब रेड सी के आसपास हैं, तो कोई इसमें कोई सोच है इसमें
क्या इसकी सोच इसका? तो होगी कुछ ना कुछ तो, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये कंट्रीज अगर अमेरिका के साथ भी ठीक ठीक हैं, ईरान को हम्म छोड़ के बाकी सब तो अमेरिका के साथ अच्छे हैं, और ये हम्म कंट्रीज अगर रशिया चाइना के साथ भी अच्छे हैं, और हम्म ईरान के साथ भी, सऊदी अरेबिया और ईरान की भी रिलेशन अच्छी है, तो इन कंट्रीज की जो ट्रेडिंग जो है वो इन कंट्रीज की शिपिंग्स ना अफेक्टेड हो, एडवर्सली अफेक्टेड हो वॉर के अंदर। मतलब दैट इज अपने वन ऑफ द रीजंस फाइनेंस। कि इनकी ट्रेड चलती रहे, बिकॉज अगर हम्म दोनों साइड में ये रखेंगे तो इनकी ट्रेड, कंट्रीज की ट्रेड चलती रहेगी। इथोपिया इन्होंने लिया है, इथोपिया इज अ पुअर, वेरी पुअर कंट्री, राइट। लेकिन इथोपिया को भी इन्होंने लिया बिकॉज ऑफ रीजनल डायनेमिक्स, जियो रीजनल। पॉलिटिक्स कह लीजिए, जियो राइट। इकोनॉमिक्स कह लीजिए आप, बल्कि जियो पॉलिटिक्स की वो भी, कहते हैं उसके ना, कारण इथोपिया इसमें शामिल। the countries that trade with each other, they do not fight wars, right? तो वही सीन है या इनका वो कि चाहेंगे भाई। कि बाकी जिनकी स्पेसिफिक लड़ाई है, जैसे हुतीस बोलते हैं कि हमें इसराइल को जो इसराइल के पास जो भी साजो सामान जाएगा, इसराइल से जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर हम हमला करेंगे। तो ये हम्म कंट्रीज अपने जो ट्रेड है उसको, ब्रिक्स प्लस की ट्रेड को ब्रिक्स प्लस के नीचे के झंडे के नीचे एक तरह से चला के, और उसकी ट्रेडिंग शिपिंग चलती रहे। दिस इज व्हाट दे आर, आई कैन अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट एट दिस टाइम। इसके मतलब अलावा अपने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं उनको अलाइन कर लो। या बाकी जो आपके झगड़े हैं, जो आपके, वो तो हिस्टोरिकली वो चलते ही आ चलते रहे रहेंगे। हैं। वो चलते ही रहेंगे भाई। अपना एटलीस्ट अपना बिजनेस तो आप एस्टैब्लिश करो, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विल बिकम सो स्ट्रांग या कि जो आपके हिस्टोरिकल झगड़े हैं, दे विल बिकम स्मॉलर कंपेयर टू द द गेन्स दैट दे मे हैव टू, that या are possible to make out of it. So that may sort of lead to an end to the conflict. Otherwise ये जो इनकी जो महाभारत है वो तो हमेशा चलती ही रहेगी। अब चलती इसने रहेगी। इसको मारा, इसने इसको, वो हिस्टोरिकली ये था, वो कब तक चलेगा, राइट? तो अब हमने एक और इश्यू है यूरोप कि में भी देर आर सेम था। अबाउट करीब राइट। 34 कंट्रीज और हैं। सॉरी, सॉरी, यू सेइंग समथिंग? नो, नो। आई वाज जस्ट सेइंग कि यूरोप में भी सेम था ना, कि उनकी इनके हिस्टोरिकली इतने झगड़े थे, फिर उनने वो झगड़ों को बंद करने के लिए इन्हें अपना, ठीक है, हम एक यूनियन बना रहे हैं ताकि हम अपनी ट्रेडिंग करें। तो अगर एक ही करेंसी बनाई इनने, ताकि अगर यहाँ पे वॉर आए तो एवरीवन हैज टू लूज। So अगर वॉर इज अ लूज लूज या situation for everyone, and not having a war is a win-win. So they are incentivizing economically कि भाई आप आपस में आप लड़ना बंद करो। इसी टाइप का कुछ डायनामिक्स आई थिंक मिडिल ईस्ट में ये ये हो सकता लड़ाई है एज तो अ इनको दिखाई दे रिजल्ट। रहा है कि लड़ाई तो चलेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देर आर अबाउट 34 मोर कंट्रीज हु राइट। हैव शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स प्लस, और मोस्ट ऑफ देम आर इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अर्जेंटीना का भी था इसमें, अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना अभी थोड़ा सा पीछे हट गया है, बिकॉज अर्जेंटीना का पुराना झगड़ा चल रहा है ब्रिटेन के साथ ऑन दैट व्हाट आइलैंड्स, कौन से आइलैंड्स हैं उनके एरिया में जिसके फॉकलैंड्स। ऊपर अटैक हुआ था, आई फॉरगेटिंग द नेम। फॉकलैंड्स, अभी टॉकिंग अबाउट द फॉकलैंड्स, या, फॉक। ऑन फॉकलैंड्स आइलैंड्स। सो हम्म अर्जेंटीना चाहता है कि फॉकलैंड्स आइलैंड्स का सोल्यूशन हो जाए, और फॉकलैंड आइलैंड्स जो है वो अर्जेंटीना के पास ट्रांसफर हो जाए यूके से। Well, not only that, अर्जेंटीना में भी जो अभी इलेक्शन हुए, they elected this libertarian guy with the funny hairstyle, and he is totally pro America. तो फिर इनका पहले था सीन कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, पर इस बंदे का completely opposite है। He wants to he मेरा असेसमेंट ये है कि he wants to make Argentina into one of these American colonies, कि भाई हम बिल्कुल वही अमेरिकन डॉलर को ही, दे आर गेटिंग रिड ऑफ देयर ओन करेंसी, हम अमेरिकन डॉलर को ही यूज करेंगे। इस टाइप के आइडियाज भी काफी वो सारे वहां से ऐसे आ रहे हैं। ऐसे बंदे जब टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो जेलेंस्की जैसे यूज हुआ, ऐसे ही ये भी यूज होगा, और अर्जेंटीना या को ये भी अर्जेंटीना की किट लगवा देगा। दैट इज अ वेरी गुड एनालॉजी, बिकॉज yeah, Zelensky, he may be the Zelensky 2.0 in a way, because he's completely a pro-American lackey. और जोकर if इज ऑलवेज अ if जोकर। that could जोकर इज ऑलवेज अ जोकर, सही बात है। तो ओके, तो हमने ब्रिक्स के बारे में बात या, करी, अभी नाउ 34 कम कंट्रीज बैक टू और द आ रही हैं। पॉइंट। या और कोशिश है, मतलब बातचीत चली हुई उनकी भी, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि यस वी मे आल्सो ज्वाइन इन, बट क्या है कि अमेरिका को सीरियस थ्रेट है, अमेरिका की डॉलर का जो हेजिमनी है, डॉलर हेजिमनी का, वर्ल्ड के ऊपर जो हेजिमनी डॉलर का, उसको सीरियस थ्रेट हो गया है। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, हो जाएंगे, ब्रिक्स का ट्रेड बढ़ जाएगा, तो डॉलर की हेजिमनी खत्म हो जाएगी, तो डॉलर गिर जाएगी, राइट। और डॉलर गिरते ही यूएस इकोनॉमी विल फेल। अब प्रॉब्लम राइट। वर्ल्ड में क्या है कि वर्ल्ड में यूरोप की इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत लो है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इट इज एट द लोएस्ट
इन यूरोप, सेम थिंग इज इन अमेरिका ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका में भी काफी लो मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको चीप मैन्युफैक्चरिंग मिलती थी चाइना से। चाइना चाइना से। इनको सबको एक्सपोर्ट कर रहा है, यूरोप को भी, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड टू यूएसए ऑल्सो। अब इंडिया Yep. भी इसमें कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, हम भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसके अंदर इन कंट्रीज में भेजें। तो ये सब देखते हुए हालत पूरे वर्ल्ड की एक सिचुएशन ऑफ फ्लक्स है। Hmm. और अमेरिकन आर ट्राइंग कि जिन कंट्रीज के अंदर वो कोशिश कर सके अपने आदमी लगाएं, ताकि वो कंट्रीज डॉलर से दूर ना जाएं। सेम थिंग इज गोइंग ऑन, ऐसा ही सिचुएशन पाकिस्तान में है। Hmm. पाकिस्तान में भी इनकी कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल रहे, और पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं रहता वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। Right. बिकॉज जिस दिन से एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान में ढंग तरीके से, वो अपने आप से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विल मीन कि जहां Hmm. पाकिस्तान को फायदा होगा वहां जाएगा, सही बात है, क्योंकि और उसमें मतलब उसमें डॉलर का नुकसान है। हम्म, हाँ सो मतलब ये अगर हम तकरीबन देखें। सभी कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी ऐसा ही है, सभी कंट्रीज में ऐसा ही है। और इसीलिए या कई कंट्रीज में अमेरिका ने, सॉरी, कई कंट्रीज में अमेरिका ने, जस्ट वन सेंटेंस, या कई कंट्रीज में अमेरिका ने अपने अपने जो प्रोटीज उनको प्रॉप अप किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए सो दैट देयर कंट्रोल कंटिन्यूज। या सॉरी। राइट। नो, आई वाज जस्ट सेइंग दैट हम आपने पाकिस्तान की बात करी ना, तो मतलब जो इमरान खान की जो पॉलिसी, जो कि मतलब वो व्हाट ही वाज एल्यूडिंग टू इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिसीज वाज लाइक समथिंग लाइक पाकिस्तान फर्स्ट, कि भाई हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रखेंगे, हम किसी वो उसके साथ नहीं, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वही हम करेंगे। इवन दो ही केम टू पावर with the help of the Pakistan army, but then he started doing his own thing. तभी उसको they sort of took him out. अब That's क्या है one कि more पाकिस्तान के scenario, ऊपर case like अमेरिकन that. कंट्रोल कर सकते थे। इंडिया ने भी यही किया। इंडिया ने क्या किया, जब सैंक्शंस लगी रशिया के ऊपर, तो रशिया के साथ इंडिया ने ट्रेड जारी रखी, Right. रशिया ने चाइना के साथ ट्रेड जारी रखी। सैंक्शंस का इफेक्ट क्या हुआ, सैंक्शन से यूरोप डूब गया। Hmm. रशिया के ऊपर सैंक्शन हुई, डूबा यूरोप, Right. और रशिया और स्ट्रांग हो गया। Right. इनकी सैंक्शंस फेल होगी बिल्कुल, बिकॉज देयर वर ऑल्टरनेटिव मीन्स तब तक इन्होंने खड़े कर लिए थे पिछले कुछ सालों से। ये Right. 2009 से लगे हुए ऑल्टरनेटिव मीन्स खड़े करने के लिए। तो डायरेक्ट ट्रेड चाहिए, रशिया के अंदर होगी डायरेक्ट ट्रेड, रशिया इंडिया के अंदर होगी, और सऊदी अरेबिया के साथ भी चाइना और रशिया की बातचीत चली हुई थी, इसलिए सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन किया है इनको। Hmm. या रशियंस को मालूम था कि भाई ये एक ऐसा टाइम आएगा कभी ना कभी कि द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विल कम टू द फोर और उन पे सैंक्शंस लगेंगे। आफ्टर दैट द होल थिंग इन 2008, जब वो जॉर्जिया में, और तब उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो इज आर रेड लाइन। उसके बाद इनको पता था कि नहीं, जैसे इनने बाकी कंट्रीज को ज्वाइन करवा दिया नेटो, यूक्रेन को भी ये कोशिश करेंगे और तब वॉर आएगी और तब हमारे पे सैंक्शंस लगेंगे। तो इन्हें तभी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी इस टाइप की, एंड दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, इफ इफ वन माइट से, कि भाई इनके पास इतने सारे रिजर्व्स थे एंड दे हैड देयर अल्टरनेट मींस ऑफ ट्रेडिंग। तो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड दे वर एबल टू गेट थ्रू, come come through with flying colors, if someone may say. On the other hand, Iran has been going through these sanctions, but they have also, I think after जब रशिया पे सैंक्शंस लगी और इन पे जो इश्यूज आए, नाउ ईरान का भी जो इन पे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो दे आर एबल टू वर्क टुगेदर। तो इनको या भी एक कोट एंड कोट एलाय मिल गया है कि जिसके साथ वो ये ऑल्टरनेट ट्रेड में घुस सकते हैं। सो ईरान को भी काफी रिलीफ मिला है एज अ रिजल्ट of the Ukrainian war and the sanctions on a big country, a resource-rich country like Russia. अब इस सब से एक छोटी चीज बिफोर वी स्विच आउट टू यूक्रेन, Yeah. एक छोटी सी चीज, छोटा सा लेसन एक सामने आ रहा है कि वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हम दूसरे किसी कंट्री के मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री या उसके कोई प्रोडक्ट या उसके कुछ टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर परमानेंटली रिलाई नहीं कर सकते। हमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपना एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अपना बेस खड़ा करना पड़ेगा सब कंट्रीज को, क्योंकि कभी भी कोई भी कंट्री प्रेशर में आके, कोई भी कंट्री जो है इस तरह फंस सकता है, जैसे अभी कंट्रीज कुछ यूरोप के फंस गए, बिल्कुल यूरोप की बुरी हालत हो गई।
तो सही ये बात। एक बड़ा लेसन है। एंड टू स्विच फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाउन कर दिया, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दोबारा से एक्टिव करने के लिए कम से कम 20 साल और लगेंगे। 20 साल के अंदर एक जनरेशन पूरी पार हो जाती है। तो ये हाँ। वर्ल्ड में कंट्रीज को, इंडिया को भी, अमेरिका, इंडिया को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आगे हम पॉलिसी ऐसी चला रहे हैं पॉलिसी ऐसी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी और इंडिया को ट्वीक करने की जरूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया थोड़ा सा और फोकस करे। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, यूएवी टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इन सब में इंडिया काफी पीछे है बाकी कंट्रीज से। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में ऑलमोस्ट आई वुड से कि लोएस्ट है बाकी कंट्रीज से। मतलब हम कहते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमारे पास R&D है ही नहीं। बगैर R&D के कोई कंट्री पावरफुल नहीं हो सकता है। तो इंडिया को जरूरत है इस सबकी सिचुएशन को देखते हुए कि अपनी R&D को पिकअप करे, और फोकस जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो R&D के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, हाई टेक जो सिस्टम्स हैं, उनके अंदर R&D अपना लगाया जाए। या I mean that is the whole idea behind the आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम्स हैं कि भाई हम या अपने ऊपर निर्भरता हमें रखनी है, बाहर के ऊपर नहीं कर सकते। कि जो यूरोप की अभी इश्यूज ये है ना कि इनके ऑल ऑफ देयर लीडर्स दे कम फ्रॉम दैट आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलिस्ट्स कि भाई हमें एक ग्लोबल वो बनाना है कि ये वाली कंट्री जो बेस्ट करे हम उससे ही वो कर लें, एंड एवरीवन वर्क्स टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट hunky dory, but at the same time they also want their control over other countries, so it can't happen both ways. So my assessment on this is कि भाई जब तक ये ग्लोबलिस्ट लीडर्स जो हैं यूरोप से ये नहीं जाते, तब तक यूरोप विल बी स्टक इन दैट ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग ऑफ not having all of your manufacturing within your means, and not depending upon other countries for a lot of your services and products and all of that. So, and I think in the European Union, Hungary is the only country that is sort of anti-globalists, जो कि उससे दूर जा रही है, लेकिन बाकी सारे countries they are still like that. There are a lot of upheavals that are happening within Europe. A lot of protests are happening. Farmer protests हो रहे हैं फ्रांस में, जर्मनी में. So there may be changes coming in when a lot of these globalist leaders are thrown out of power, and completely new set of leaders with new ideologies, they come into the fray pretty soon. तो ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। या यूरोप की काफी बुरी हालत, एक मेजर कारण ये है कि वो अमेरिका के एक तरह से एडजंक्ट हो पिट्ठू। गए, हाँ, पिट्ठू हो गए उसके। सो right. जब तक कि उससे नहीं निकलेंगे तब तक यूरोप की हालत ऐसी रहेगी। यू कैन गो टू यूक्रेन नाउ। Yes. So let's move on to Ukraine. A lot of these things are also connected कि भाई यूक्रेन में अभी काफी टाइम से वॉर चल रही है। 2 साल हो गए हैं वॉर। पहले लगा था कि यूक्रेन जो है 3-4 दिन में ही गिर जाएगा, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर रशिया पे ने ऐसे सैंक्शन लगाए जिस आज तक कभी या नहीं लगाए थे, और लगा था कि भाई जो रशियन रूबल है, जो बाइडेन ने कहा था वी विल मेक द रूबल इनटू रबल, जो कि नहीं हुआ। Russia is growing and a lot of European countries are slowing down. और जेलेंस्की जो है ही इज द प्रेसिडेंट, जो कि इसको मतलब टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर उस टाइप के काफी सारे खिताब मिले वेस्टर्न कंट्रीज में। ही इज अ हीरो। और उनका जो डिफेंस का जो चीफ है, आर्मी चीफ है, जनरल जलूजनी, ही इज बीन द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ राइट फ्रॉम द वॉर, द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। अभी तो यूक्रेन में इफ यू कुड गो इनटू द लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन में कि क्यों वॉर हुई, क्या अभी तक हुआ है पिछले 2 साल में, और अभी लेटेस्ट काफी कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की में भी रिमूव फ्रॉम पावर वेरी सून। ऐसा पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो इफ यू कुड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। या वी गो बैक इनटू हिस्ट्री। यूक्रेन पुराना रशिया के साथ ही, यूक्रेन की हिस्ट्री और रशिया की हिस्ट्री तकरीबन साथ साथ चलती है, दोनों की हिस्ट्री। ओके, नाउ यूक्रेन के जब यूएसएसआर का हिस्सा था यूक्रेन, तो यूक्रेन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी सोवियत यूनियन की, उसका मेजर पोर्शन यूक्रेन में था। एंड यूक्रेन बड़ा थ्राइविंग कंट्री साइड था। जब यूएसएसआर टूटा और यूक्रेन आजाद हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, रशिया अलग हुआ, तो उसके बाद यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो यूक्रेन के एरिया में थे वो यूक्रेन के पास आ गए। जो
तो उसके ऊपर अमेरिका और रशिया ने दोनों ने मिलके यूक्रेन को से बात की और यूक्रेन को एश्योरेंस दी कि हम आपकी हमेशा आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, आप न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को ट्रांसफर कर। तो न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन ने रशिया को ट्रांसफर कर दिए इन 1994 और सो। उससे पहले 1989 में, बिफोर द सोवियत यूनियन ब्रोक, 1989 में जर्मनीज ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी यूनाइट हुए थे। मिखाइल गोर्बाचोव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर और मिखाइल गोर्बाचोव को वर्ल्ड लीडर्स ने राइटिंग में है सब कुछ, वर्ल्ड लीडर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि आप जर्मनीज को यूनाइट होने दें 1989 में, और हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो की नहीं करेंगे। अगर आप जर्मनीज देखें, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, पूरा जर्मनी एक ही हो गया अब तो। अब इससे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उस टाइम पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने सबने एक कमिटमेंट दिया था रशिया को कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो विल नॉट टेक प्लेस। यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर की बार बार रशिया कह रहा है कि आपने प्रॉमिस किया था, उसके बाद उसकी तो बात करते नहीं, आप ये कहते हैं कि रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो उसके बाद पोलैंड और ये लाटवियन कंट्रीज, ये सब नेटो में शामिल हो गए हैं। आई थिंक लाटवियन कंट्रीज ऑल थ्री आर नाउ मेंबर्स ऑफ द नेटो। यप ओके। और यूक्रेन की बातचीत चली हुई थी कि यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन, उसके ऊपर रशिया ने एक सख्ती से बोल दिया, रशिया ने कह दिया सख्ती से 2003 में कि यूक्रेन के नेटो एक्सपेंशन यूक्रेन में नहीं हो सकती। यूक्रेन हमारे इतना क्लोज है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हम नेटो वेपन्स, नेटो मिसाइल सिस्टम्स को नहीं लगने दे सकते, क्योंकि वहां से सिर्फ 2 मिनट लगते हैं मिसाइल्स को पहुंचने में मॉस्को तक। दैट इज टू क्लोज टू रशिया, right, एंड which is वी a कैन नॉट fair परमिट दैट। which is a fair argument to make, right? The whole Yes. idea behind the Cuban Missile Crisis जो कि हुआ था, वो क्या था? अमेरिका ने बोला कि भाई क्यूबा जो कि एक सोवियत एलाय था इन द 1960s, सोवियत यूनियन ने वहां पे अपने मिसाइल्स रख दिए। अमेरिका ने बोला कि नहीं भाई, तुम्हारी मिसाइल्स अगर यहाँ हमारे बिल्कुल फ्लोरिडा के कोस्ट के कुछ ही मील्स दूर पर हैं, देन वी आर एट रिस्क, तुम हमें कभी भी अटैक कर सकते हो, तो वी विल नॉट लेट दिस हैपन। एंड दे वर विलिंग टू गो टू न्यूक्लियर वॉर over this issue. Now, this is basically like the Cuban Missile Crisis for the Russians, right? अगर आप मॉस्को से 3 या 4 मिनट दूर पे अगर आपकी मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, वहां पे आप रखते हैं, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर द रशियंस, राइट? और यूक्रेन के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशिया थे। आई थिंक हिज नेम वाज पेट्रोशेंको नहीं था, क्या था? I'm forgetting his name. It's yeah, not name is not Petroshenko. He was the important, one but who he was was a pro-Russian president of Ukraine. yes. He wanted कि हम लोग शांति से रहें, और रशिया को जो चाहिए कि हम नेटो में नहीं जाएंगे। तो 2008 में इन्होंने कोशिश की थी नेटो को एक्सपेंड करने की यूक्रेन में। जब रशिया का प्रेशर आया तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि नो, हमें नेटो में नहीं ज्वाइन करेंगे, एंड वी विल मेंटेन गुड रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियन एंड विद रशिया आल्सो। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका तकरीबन 2003-2004 से लगा हुआ था कि यूक्रेन के अंदर तोड़फोड़ की जाए, और 10-12 साल से काफी स्ट्रांगली लगे हुए थे ये लोग। इन्होंने अमेरिका के यूक्रेन के अंदर इन्होंने एक तरह से एक ओपिनियन ऐसा बना दिया यूक्रेनियंस का कि वो रशिया के खिलाफ होते गए। और 2013 के अंदर इन्होंने क्या 2014 में जो 2014 में लड़ाई शुरू हुई, 2014 में इन्होंने जो है रशियंस को सप्रेस करना शुरू कर दिया। 2014 में क्या हुआ कि एक दिस वाज अ रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। जब 2013 में बैकट्रैक कर गए द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नेटो, तो उसके बाद एक रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी शुरू की गई पूरे यूक्रेन के अंदर कि यूक्रेन की डिग्निटी डाउन हो गई है और यूक्रेनियन की बेइज्जती हो गई इसमें। और उस रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी में जेलेंस्की वाज द लीडर, और उसी रेवोल्यूशन के तहत एक तरह से कू हो गया, और द प्रेसिडेंट फ्लेड फ्रॉम दैट प्लेस। प्रेसिडेंट जाके मॉस्को में शरण ले ली प्रेसिडेंट ने, और जेलेंस्की टुक ओवर इन 2014 एज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन।
नहीं, यहाँ से प्रॉब्लम जेलेंस्की शुरू बाद होती में है। आया था, सॉरी, जेलेंस्की बाद में आया था, पहले पहले कोई और आया था, उसके बाद ओके फिर इलेक्शंस हुए, जबकि जेलेंस्की जो है एक मतलब एक पीस प्लेटफॉर्म पे आया, एंड देन ही ओके, कंप्लीटली, आई थिंक जेलेंस्की केम इन लेटर, पहले इनका कोई और था जो जो कि सीआईए, चलो मे बी आई वो एम, भी एक सीआईए का पपेट था एक और, आई या एम फॉरगेटिंग हिज नेम द आल्सो। मेन थिंग इज दैट 2004 से 2014 से ही इन्होंने रशियन लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल, रशियन लैंग्वेज का यूज करना बंद कर दिया। राइट, रशियंस के ऊपर इन्होंने सप्रेशन शुरू कर दी, और रशियन पॉपुलेटेड एरियाज हैं जो कि यूक्रेन में अलोंग द रशियन बॉर्डर, ये वाला एरिया। या ये एरिया। इफ यू कैन शो, टेक आउट दैट मैप, डोनेस्क वाला मैप अगर निकाल सकें तो वी कैन, विल बी I नाइस। can zoom in over here. I don't या have the maps, but ओके, basically ये है, ये इनकी वो रिवर है, नीप्रो रिवर। या यहाँ इसके ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, that is has a lot of Russian speaking population, रशियन pro स्पीकिंग Russian, पॉपुलेशन, and this western part of Ukraine is basically the pro EU, pro West part of प्रो वेस्ट, दिस आर Ukraine. द यूक्रेनियन पॉपुलेशन। Exactly. तो इनने क्या किया कि 2014 के बाद दे स्टार्टेड सप्रेसिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, कि भाई उनके उन्होंने उनकी लैंग्वेज जो है उसको सप्रेस कर दिया, उन पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी उनको, मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड कैंसलिंग या ऑल द रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, जब जब श्रीलंका में इशू हुआ था, और जो जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके ऊपर जब अत्याचार होने होने स्टार्ट हुए थे, दैट वाज एन इशू फॉर इंडिया एज वेल। इट इज सिमिलरली एन इशू फॉर द रशियंस, कि भाई आपके रशियन स्पीकिंग लोग हु आर allied टू द रशियंस, दे आर बीइंग mistreated to a country that's just neighboring to them, right? That's what started happening, right? अब इसी दौरान फरवरी 2014 में रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुई। मार्च Hmm. 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अंदर रेफरेंडम करा के, और कि Hmm. क्रीमिया रशियन डोमिनेटेड, रशिया में जो है रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, और क्रीमिया को रेफरेंडम के थ्रू क्रीमिया को रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। Right. अब क्रीमिया की, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रीमिया? क्रीमिया के अंदर ये जो सेवेस्टोपोल एक बहुत Yep. बड़ा पोर्ट है, जो कि इस कंप्लीट ब्लैक सी के अंदर जो भी रशियन फ्लीट्स हैं, ब्लैक सी के ऊपर Hmm. पूरा, ब्लैक सी के अंदर पूरा कंट्रोल क्रीमिया के अंदर जो नेवी है, रशियन नेवी, उसी के थ्रू होता है। क्रीमिया को रशिया कैन नॉट लीव। इट इज Right. स्ट्रेटेजिकली टू इम्पोर्टेंट फॉर द रशियन नेवी टू ऑपरेट फ्रॉम क्रीमिया टू एंश्योर दैट ब्लैक सी इज विद इन देयर कंट्रोल। They would have lost access to this या Sevastopol piece, ये or कंप्लीट they क्रीमिया lost अगर access जाता to तो the Black सेवेस्टोपोल Sea, भी चले जाता। right? So और Black Sea this में is a भी big access चले naval जाता। base for Russia, which they could Hmm. not lose. So रशिया ने क्रीमिया को 2014 मार्च में Hmm. इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ये कह Right. के कि ये रशियन पॉपुलेशन है, एंड दे आर रशियन पॉपुलेशन है ही वहां पे। रशियन Hmm. पॉपुलेशन सप्रेस्ड भी थी, पॉपुलेशन वाज कीन टू कि भी हम जो है यूक्रेनियंस, तो हमें रशियन लैंग्वेज को बैन कर रहे हैं, हमें सप्रेस कर रहे हैं। एंड 2014 से लेके आई थिंक 2020 तक तकरीबन 16,000 या ऐसे कुछ लोग जो है मारे गए इसी लड़ाई के अंदर। Hmm. और उसके बाद रशियन जो डोमिनेटेड एरियाज है उसके अंदर एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो गई, Hmm. जिसके अंदर रशियंस ने सपोर्ट किया रशियन पॉपुलेशन को, Hmm. और यूक्रेनियन आर्मी वहां पे इन्वॉल्व हो गई टू सप्रेस द रशियन पॉपुलेशन। दिस Right. कंटिन्यूड टिल अबाउट 2022। तो मतलब लोगों को, जिनको लगता है कि भाई जो वॉर स्टार्टेड इन 2022, the actual war started after 2014, where the या people of the eastern part of Ukraine were being suppressed and attacked by their own government. या अब मार्च 14 में क्रीमिया लिया, अप्रैल 14 में ये यहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन शुरू हो गई इन रशियन पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर, Hmm. विद इन यूक्रेन, दैट इज अलोंग द बॉर्डर विद रशिया। Right. ओके, नाउ 2021 में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो, आई थिंक सम ऑफ देम जॉइंड नेटो, एंड Right. 21 फरवरी 22 को रशिया ने जो इनके दो प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस हैं यहाँ पर, एक तो Hmm. लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, डोनेट्स्क Right. पीपल्स रिपब्लिक, इन दोनों को रशिया ने, दो है, इन दोनों को इन्होंने रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। Right. दिस हैपेंड ऑन 21 फरवरी, एंड 24 फरवरी को रशिया ने ऑफेंसिव
लॉन्च कर दिया लॉन्च टू इंश्योर कि ये एरियाज को वो कैप्चर कर लें। अब रशियन ऑफेंसिस की रशिया का क्या, व्हाट वाज द एम ऑफ रशिया लॉन्चिंग दीज ऑफेंसिव्स? राइट। नाउ 7-8 साल से रशियन पॉपुलेशन वहां पर परेशान थी, उनके ऊपर उनको दबाया जा रहा था। रशिया ने बार बार बोला कि आप इसको बंद कर दीजिए, आप बातचीत कर लीजिए, आप इन एरियाज के अंदर ये आपके अंदर रहने दो, लेकिन इन एरियाज के अंदर जो है रशियन लोगों को थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी हो, इनके अपने तरीके से जी सके, अपनी लैंग्वेज बोल सकें। एंड व्हेन द ऑफेंसिव वाज लॉन्च, उस टाइम भी पुतिन ने बोला कि वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन रशियन पॉपुलेटेड एरियाज। हम ना यूक्रेन को तोड़ना चाहते, यूक्रेन को तोड़ के यूक्रेन को कब्जा रखने में हमें कोई फायदा नहीं है, ना ही बाकी किसी ईस्ट यूरोपियन कंट्री के अंदर हम जाना चाहते हैं। दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय पुतिन टाइम एंड अगेन कि वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन एंश्योरिंग कि हमारे बॉर्डर सिक्योर रहें और जो रशियन पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें। So for that purpose he said if we have to go in we will go in, but हम दूसरे जो पॉपुलेशंस जहाँ पे जोन्स हैं उनको अपने अंडर रख के और वहां पे अपने लिए एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे कि उनको अब हमें संभालना पड़ेगा या इस यहाँ पे एक इंसर्जेंसी अलग लड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वी जस्ट वांट कि हमारे बॉर्डर सिक्योर रहे, दैट्स इट। राइट। या तो नाउ अभी वन जो मोर थिंग, सॉरी, जेलेंस्की पावर में आने के बाद इन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी यूक्रेन में बैन कर दिया था। ऑर्थोडॉक्स चर्च इज द रशियंस जो है देयर क्रिश्चियनिटी इज ऑर्थोडॉक्स, सो ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी इन्होंने बैन कर दिया था पूरे यूक्रेन के अंदर। सो देयर वर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय जेलेंस्की एंड whosoever was before him, but Zelensky is the main figure now. Right. तो इसके बाद जब इनने इन्वेजन जब लॉन्च किया उसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि काफी 2 साल में काफी ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव हुए, क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी जो हमें जिस पे हमें जूम इन करना है वो ये है कि अभी क्या चल रहा है इस टाइम पे, कि भाई जेलेंस्की और उनका जो उनका जनरल है ज़लूज़नी, उसके बीच में क्या है, विक्टोरिया न्यूलैंड केम टू यूक्रेन, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है? अब क्या है कि हालत ये होगी, यूक्रेन हैज लॉस्ट अराउंड 5 लाख सोल्जर्स, यूक्रेन के वो 5 लाख जवान शहीद हो चुके हैं। मिलियंस लोग जो है वो शिफ्ट हो गए, यूक्रेन से माइग्रेट कर गए लोग टू नेबरिंग कंट्रीज। पोलैंड में कई लाख लोग हैं और दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करके, और उनकी कोई वापस आने की कोई आस नहीं है। उसका रीजन है कि जो भी इनको जवान दिखाई देता है उसको पकड़ के यूक्रेनियन पुलिस आर्मी में एनरोल कर देती, भगा देती है, आर्मी लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेज देती है। अब लास्ट जो ऑफेंसिव इन्होंने अभी लॉन्च किया था यूक्रेनियन फोर्सेस ने कुछ दिन पहले ही, वो ऑफेंसिव भी अब फेल हो गया है और रशियन फोर्सेस अपनी जगह पे ड्यूटी में, और रशियन फोर्सेस ने धीरे धीरे एडवांस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि हम सिर्फ अपने इस एरियाज को सिक्योर करेंगे, हम ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते। एंड ये सिचुएशन ये है आज के दिन की अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज को भी रियलाइज हो गया है कि यूक्रेन इस लड़ाई को हार चुका है, यूक्रेन खत्म हो चुका है, यूक्रेन की इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, यूक्रेन के सिटीज को तहस नहस कर दिया है, यूक्रेन का पूरे सिस्टम्स खत्म हो गए हैं। एक अच्छे भले खाते पीते कंट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, सिर्फ एक गलत प्रेसिडेंट ऊपर बैठाने से और वो एक पपेट बन जाने से वो पूरे कंट्री को इन्होंने तहस नहस करके खराब करके रख दिया। दूसरी बात यह है कि यह भी बातचीत चली हुई है कि जेलेंस्की ने काफी पैसा बाहर जमा कर लिया है और वो कभी भी देश छोड़ के भाग सकता है। वो किसी आइलैंड में जाके बैठ जाएगा, सिसिली में और कहीं पे, और आराम से रहेगा। दीज टॉक्स आर दीज पॉइंट्स आर आल्सो इन द एयर। अब क्या सच है क्या सच नहीं है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन यस, मेजर करप्शंस हुई हैं, काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड आई है यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से। वो एड, उसका मिसयूज और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बड़े हाई लेवल पे हुआ है। एंड ये भी एक इशू थी बिटवीन द आर्मी चीफ एंड जेलेंस्की। अब प्रेजेंटली दोनों के बीच में जो आर्मी चीफ हैज बीन आर्मी चीफ सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर एंड टुडे आल्सो ही इज द आर्मी चीफ। यूक्रेन की आर्मी को वो सक्सेस नहीं मिल रही थी जो जेलेंस्की सोच रहा था, तो जेलेंस्की ने प्रेशर डाला आर्मी चीफ के ऊपर कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, कि आप रिजाइन कर दें, आप छोड़ दें। आर्मी चीफ रिफ्यूज टू रिजाइन और इनकी टसल चली हुई है कि आर्मी चीफ की जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो जेलेंस्की से एक तरह से लेवल का है या उससे ज्यादा का है इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन। वो एक ऑल्टरनेटिव
दिखाई दे रहा लोगों को कि ये अगर जेलेंस्की तो एक फेल्ड लीडर दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन जेलेंस्की की जगह ये आर्मी चीफ उसकी जगह ले सकता है, और ये खतरा जेलेंस्की को लगा हुआ है। इसलिए जेलेंस्की चाहता था कि आर्मी चीफ हट जाए, ताकि वो खतरा, जेलेंस्की की पावर को खतरा वो ना रहे। टुडे द सिचुएशन इज कि यूक्रेन की आर्मी कभी भी टोटल यूक्रेन के अंदर वॉर हार सकती है, और ये कोई प्रोलॉन्ग्ड वॉर, लंबी वॉर, हाई लेवल की वॉर चलने का कोई अंदेशा नहीं है। और जेलेंस्की किसी टाइम भी देश छोड़ के जा भी सकता है, और कुछ भी हो सकता है इन द सेंस, बट द चांसेस आर कि ही विल रन अवे, एंड द आर्मी चीफ या और कोई उसकी जगह आ सकता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये बातचीत चली हुई है कि वो ढूंढ रहे हैं कोई और एमिकेबल बंदा जो कि जेलेंस्की की जगह ले ले, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को यूक्रेन के अंदर चलाते रहे। भाई वेस्टर्न कंट्रीज के तो अपने इंटरेस्ट है कि भाई यूक्रेन जो है हमारे हिसाब से चले, और जलूजनी जो है अभी 2-3 दिन पहले हुआ था ये कि दे हैड कंप्लीटली अनाउंस्ड इट कि भाई हम जलूजनी जो है उसको निकाल रहे हैं, जेलेंस्की हैज फायर्ड हिम एंड दे आर गोइंग टू रिप्लेस हिम विद दिस गाय कॉल्ड बुदनोव, जो कि इनके जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसका हेड था। मतलब इट्स लाइक कि मतलब इट्स नॉट, ही इज नॉट लाइक आर्मी वाले जो होते हैं ना, जो मतलब बड़े ऑफेंसिव्स वगैरह वाले, एक तो उस टाइप के होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, वो जेम्स बॉन्ड टाइप के ऑपरेशंस कराते हैं वो उस तो उस बंदे को वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। दे कंप्लीटली अनाउंस्ड इट एंड Zelensky said no. Now, if the president says that you are fired and the person on the other side says no, I'm not fired, तो मतलब प्रेसिडेंट का कोई अब वैल्यू रहा नहीं है, उसकी कोई चलती नहीं है उस कंट्री में। जब वो कंट्री में उसकी चलती नहीं है, तो दैट इज द पार्ट, एंड द आर्मी ऑफ यूक्रेन कंप्लीटली सपोर्ट्स Zelensky, दे आर राइट बिहाइंड हिम। तो ये जो आप बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, सिविल वॉर का जो है वो काफी होने के चांसेस हैं। अब इसमें अमेरिका जो है वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करे कि भाई ओके, हु इज मोर प्लायबल, जेलेंस्की ज्यादा प्लायबल है, इज ही यूजफुल पपेट नाउ और नॉट, कि आप किसी और यूजफुल पपेट से उसको रिप्लेस करें वो। और ये भी बोल रहे थे कि बुदनोव जो है, सिंस ही इज अ इंटरनल सिक्योरिटी गाय, सो they may be thinking of changing their tactics from जो full frontal जो offensives होते हैं army to army fight to counter to insurgency type of a fight very soon, क्योंकि जो मेन जो वॉर है वो तो वो हार गए हैं, तो they have to sort of change their gears and go into that insurgency kind of a fight against the Russians going forward. या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, उस पे शायद वो पिवट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ बातें आ रही है। बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया ओवर हियर, काफी अभी काफी कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी इसके बारे में, तो विल कीप अ क्लोज आई ऑन इट, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 1 महीने में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे वो अफगानिस्तान में हुआ था ना कि सब कुछ नॉर्मल, धीरे धीरे लो इंटेंसिटी चल रहा था कि किसी ने कुछ खास उस पर दिया नहीं ध्यान, फिर अचानक से मतलब एवरीथिंग जस्ट द पैक ऑफ कार्ड्स जस्ट फेल अपार्ट और दे जस्ट कंप्लीटली रोल डाउन। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कुछ होने की आशंका है कुछ अगले कुछ हफ्तों में। बिल्कुल ऐसा होने का अंदेशा है, ऐसा होने का अंदेशा है। इसमें एक ही पॉइंट है कि ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी के कोई चांस है नहीं, बिकॉज जो रशिया ने एरिया ऑक्यूपाई किया वो सारा रशियन पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, राइट, यूक्रेनियंस तकरीबन वहां से निकल चुके हैं, सो उसके अंदर कोई इंसर्जेंसी का सवाल ही नहीं उठता इनका। वो रशिया के साथ है, वो कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, उनके प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे सेट करने लग जाएंगे। रशिया भी इसीलिए ढीला ढीला चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ज्यादा ऑफेंसिव नहीं लगा रहा आगे। दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जेलेंस्की चला जाए और दूसरा कोई आदमी आ जाए जिसके साथ वो बातचीत कर सकें और एक पीस सेटलमेंट एक हो सके। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। होपफुली एक पीस सेटलमेंट हो जाए यहाँ पे एंड थिंग्स कम टू नॉर्मल। या विल टॉक अबाउट 2 minutes फॉर पाकिस्तान। I think we should have a longer discussion about Pakistan tomorrow. 2 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट कर लेते हैं। Let's do a quick recap of पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी। हमने यूक्रेन पे काफी लंबी डिस्कशन करी। We'll keep a close eye on what's happening in Ukraine, उसमें क्या क्या होने की अंदेशा है और क्या होता है। Let's see and let's hope things do not really spiral out of control. That is what my hope is. Let's talk about Pakistan. पाकिस्तान के अंदर आज 8 फरवरी है, आज इलेक्शंस
हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी, इमरान खान जेल में है, उसको 3 सजाएं हो चुकी है, एक 3 साल की, एक 10 साल की, एक 14 साल की, टोटल 24 साल आई थिंक टोटल हो गए इन तीनों को मिला के। और उसके अलावा और भी केसेस चले हुए हैं, 200 से ऊपर केसेस उसके ऊपर लदे हुए हैं। इमरान खान जेल में है। इमरान खान की पार्टी को कंटेस्ट अपने झंडे के ऊपर नहीं करने दिया गया। उसके जितने कैंडिडेट्स है, उसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नामजद किया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मेरा कैंडिडेट है। और वो इंडिपेंडेंट, जो भी उसको इंडिपेंडेंट वहां पे जो भी उसको साइन मिला है, उसके बेसिस पे वो वहां पे वो वहां पे अपना इन द सेंस की अपनी पोलिंग हो रही है। तो अब पोलिंग रिग्ड के इलेक्शन अंदर है कंप्लीटली, इट इज रिग्ड टोटली इलेक्शन है। रिग्ड, रिग्ड राइट। तो पहले से ही है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि आज पॉपुलेशन बड़ी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में पॉपुलेशन आई हुई है। जो आवाज जो आ रही है रिपोर्ट्स, वो ये है कि पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन वोट करने के लिए आ गई है। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पे तो 1 बजे तक भी पोलिंग बूथ नहीं खोले गए, वोटिंग ही नहीं होने दे रहे। वोटिंग नहीं शुरू हो रही है, कुछ पे वोटिंग शुरू हो रही है। अब क्या करेंगे, 1 बजे वोटिंग शुरू की, अब 5 बजे तक वोटिंग कराई, उसके बाद बंद कर देंगे उसको कि नहीं जी टाइम हो गया, अभी जाओ आप वापस। तो वोटिंग ही नहीं होने देंगे एक तरह से। अब अगर ऐसी हालत होगी तो पाकिस्तान विल गो इनटू सिविल वॉर। हालत ये है कि एनडब्ल्यूएफपी के अंदर तो टोटल कंट्रोल है पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का। पंजाब के अंदर भी तकरीबन वैसी हालत हो चुकी है। बलूचिस्तान तो जिस तरफ सरकार होती है, जिस तरफ पावर होती है, उसी तरफ जाता है। बलूचिस्तान का कोई मतलब अगर वोटिंग हो भी जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वहां पे रिगिंग बड़े हाई लेवल पे होती है। कराची में भी इन द सेंस, सिंध में भी कुछ कुछ हालत पीटीआई की फेवर में ही है। ओवरऑल इज अबाउट व्हाट पीपल से 60 to 90% पॉपुलेशन इमरान खान के साथ है। लेकिन दो दो मेन रीजन है वाई इमरान खान को पावर में नहीं आने दिया जा रहा। एक तो अमेरिका का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके, दूसरा एक और इससे बड़ा रीजन है अमेरिका के साथ भी इमरान खान ने सेट की भी, मैं तो सबके साथ चलना चाहता हूँ। अमेरिका के साथ भी इमरान खान वाज रेडी टू एडजस्ट, वो एडजस्टमेंट कर भी लेगा। अगर पावर में आ गया तो अमेरिका से एडजस्टमेंट भी कर लेगा। दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। जो उससे बड़ी इशू वो ये है कि आर्मी वालों ने जो इमरान खान के ऊपर हमला कराया था, और जो एक उनका जर्नलिस्ट जो कीनिया में जाके मारा था, उसके अंदर एक मेजर जनरल का नाम, जो आईएसआई का एक मेजर जनरल है, उसका नाम इमरान खान ने लिया हुआ। और उसके ऊपर वो केस जरूर चलेगा, 100% चलेगा उसके ऊपर केस। जब उसके ऊपर केस चलेगा तो उसको किसने ऑर्डर दिया, तो आर्मी चीफ बीच में आ जाता है। सो आर्मी के जो जनरल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ मर्डरस एक्टिविटीज, और उनके ऊपर केसेस चलने ही चलने हैं। इसलिए आर्मी डज नॉट वांट कि इमरान खान किसी भी तरह पावर में आए। वो अपना पपेट चाहते हैं वहां पर। दैट इज द प्रेजेंट स्टेट, एंड दैट स्टेट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया के लिए अच्छा है कि अगर वहां पे पपेट गवर्नमेंट रहे तो इंडिया का कंट्रोल बेटर रहता है उस एरिया के ऊपर। इमरान खान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, उसके अंदर इंडिया को थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया आ जाता है। या तो अगर मतलब इट्स लुकिंग वेरी लाइकली कि इमरान खान जो कि जीतना चाहिए क्योंकि सारी पॉपुलेशन उसके साथ है, लेकिन जीतने नहीं देंगे, दैट मे लीड टू अ सिविल वॉर, यू थिंकिंग? एनडब्ल्यूएफ में तो 100% सिविल वॉर होनी है। बलूचिस्तान एनडब्ल्यूएफ में 100% सिविल वॉर होगी। पंजाब में भी ऐसी हालत आ जाएगी, मतलब एनआरकी की हालत आ जाएगी एक तरह से। ये तो वैसा सा हो रहा है जैसे 1970 में हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ था, जब सेम काइंड ऑफ बांग्लादेश बनाया था सिचुएशन। ये मुजीबुर रहमान के साथ जो इट उन्होंने कैन किया था, गो एनी सेम चीज साइड। हो रही है। ब्रेकअप भी हो राइट। सकता है कंट्री का, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे भी उसकी मेजोरिटी आई थी, उसको इलेक्शन उसको बनने नहीं दिया इसलिए मेजोरिटी आने का, लेकिन इलेक्शन ही रिग कर दिया। तो okay, so it is, I was not actually following this very much, but it seems like a lot of stuff has been happening on the Pakistan side. यहाँ अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, works for the Intercept, his name is Ryan Grimm. वो ही एक बंदा है जो कि इसको कवर करता है, he's been covering कि इमरान खान को क्या किया है and all the rigging that has been happening. So that is the only source of information that I've been getting on this. So I'll take a look at this even more, and maybe इसके इलेक्शन के रिजल्ट्स कब तक आने की आशंका है? इनके यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। इनके यहाँ पोलिंग बूथ में
वोटिंग खत्म होगी उसी टाइम पे वहीं पे आधे घंटे के अंदर उस पोलिंग बूथ की गिनती हो जाती है और अनाउंस कर ओके, देते हैं उसे वहीं पे लोगों के सामने खड़े खड़े कि जी इतने वोट इसके इतने वोट इसके, तो और फिर सब तो पोलिंग हमें बूथ पे अनाउंसमेंट हो जाती है, उनको फिर एडिशन हो जाती है सेंट्रली। तो फिर इनका तो हमें सिस्टम एक ये है, जल्दी फिर तो हमें एक जल्दी से एक इसमें ये फॉलो अप सारा चलेगा पॉडकास्ट इनका। करना। अभी हाँ। मतलब इसमें क्या है कि रिगिंग के चांसेस, जो रिगिंग का सिस्टम है उसके अंदर, जो रिगिंग तो हमेशा करते हैं, आर्मी हैज बीन रिगिंग द इलेक्शंस इन पाकिस्तान ऑलवेज, बट उसका सिस्टम उनका जैसा है उसमें 15-20 हजार वोट्स की रिगिंग हो जाती है, 15-20 हजार 25 हजार तक, लेकिन पूरी पूरी पॉपुलेशन की वोट्स की रिगिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए वो वोट ही नहीं डालने दे रहे इनको। अच्छा, तो अब ये सिचुएशन इस पे हम एक फॉलो अप पॉडकास्ट करेंगे जल्दी या से ही, क्योंकि अभी इसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट्स हम उसके रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव आगे। थिंग इज कि हो सकता है कि इसके इतने कैंडिडेट जीत जाएं, ये सब हाँ। करने के बावजूद इतने इतने कैंडिडेट जीत जाएं और वो इंडिपेंडेंट्स होंगे सारे, तो वो किसी पार्टी एफिलिएशन में तो होंगे नहीं, उनको भी हो सकता है कि हम आर्मी वाले तोड़ मरोड़ के कुछ को साइड लाइन कर दें, कुछ को कहते नहीं जी हम वी विल सपोर्ट नवाज शरीफ और समबडी, या तो वी ऐसे भी विल होगा, गेम चलेगी अभी। तो बट वी विल चांसेस आर डिस्कस, आई की मीन दे। मेजोरिटी चांसेस आर की मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो इमरान खान ने खड़े किए के नाम पे खड़े हो रखे वो जीतेंगे, चांसेस अभी भी यही है। अगर वो जीत गए, इवन एज इंडिपेंडेंट्स, दे मे बिकम किंग मेकर्स, दे मे बी यस, pushed to support someone else that they really don't want कुछ to, लोग टूट but जाएंगे लेकिन ज्यादातर नहीं टूटेंगे। हाँ, अब हालत ये है कि ज्यादातर लेकिन नहीं अब इसमें टूटेंगे। हमें, हाँ, लेकिन इसमें हमें या मतलब हमें देखना है कि आगे क्या या होने वाला है। विल या जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तब बात करेंगे उसके ऊपर। या So let's end this कॉल over इट अ डे। here. I think या we've covered a lot of topics. We covered BRICS, we covered the history of यूक्रेन का जो वॉर है उस पर हम एक डिटेल एनालिसिस अलग से करेंगे। पाकिस्तान पे हमने थोड़ा सा उस पर कवर किया, उस पे इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर और थोड़ा हम कवर करेंगे इन सब्सिक्वेंट पॉडकास्ट। Thank you so much for taking all the time with all the analysis, all the research that you did on this. This was very helpful. लोगों को ये समझना जरूरी है कि वर्ल्ड जो है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ इस पे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी सारी वर्ल्ड को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक उसमें अगले हमें कुछ दिनों में कंप्लीटली एक एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे। राइट, एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो कि हम हमने थोड़ा बहुत उसमें या एल्यूड किया कर लिया है, है, हमने मल्टीपोलर, काफी बात कर ली उस उसके पर ऊपर, हम एक लेकिन एक डिटेल पे। स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक स्पेसिफिकली एक डिस्कशन कर ले। या Okay. ओके, Well, thank you so much for watching. Please subscribe, like, comment, and share to support the Indian Military History channel. Also, you can support us on Patreon. You can become a member on YouTube to support us even more. Please sharing us, please liking us, please loving us. Continue to do that. Thank you so much for joining, and I hope everyone has a nice day. Thank you. थैंक यू एवरीवन, बाय।